अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, खुश आमदीद, वेलकम, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए ले आई हूँ एक बहुत ही खौफनाक कहानी जिसका नाम है हॉन्टेड रेस्ट हाउस। तेज़ तूफ़ानी बारिश थी और रास्ता आगे बहुत ख़राब था। डॉक्टर वासिफ ने सवालिया नज़रों से अपने असिस्टेंट की तरफ देखा, जैसे पूछ रहा हो कि अब क्या करें। मैं किसी हद तक इस जगह से वाकिफ़ हूँ। असिस्टेंट हामिद ने उसकी नज़रें भांप ली। आप गाड़ी को यहाँ से मोड़ लें, आगे जाकर सीधे हाथ से रास्ता अंदर जा रहा है। मेरा ख्याल है कि वो जगह कुछ बेहतर रहेगी। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वापसी में इस कदर बारिश का सामना होगा। डॉक्टर वासिफ बड़बड़ाया। हामिद खामोश ही रहा था। बहरहाल डॉक्टर वासिफ ने उसकी हिदायत पर अमल किया और कार घुमाकर थोड़ा रास्ता तय करने के बाद सीधे हाथ पर दिखाई देने वाली सड़क पर डाल दिया। इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। इतनी रात गए होने वाली मूसलाधार बारिश ने तो रास्ते ही बंद कर दिए थे। वो दोनों एक दूर दराज कस्बे से लौटे थे। उन्हें वहाँ एक मरीज़ को देखना था। मौसम तो शाम से ही ख़राब हो गया था, लेकिन किसी को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि हल्की बूंदाबांदी से शुरू होने वाली बारिश आहिस्ता आहिस्ता तूफ़ानी शक्ल इख्तियार कर लेगी। वैसे तो उसका असिस्टेंट हामिद अच्छी तरह जानता था कि बहुत मामूली किस्म की फ़ीस डॉक्टर वासिफ को जहन्नुम में भी जाने के लिए तैयार कर सकती थी। दोनों तरफ में ऊंचे और घने दरख्तों की कतारें थीं। कार की हेडलाइट्स की रोशनी में सामने का मंजर देखना काफ़ी दुश्वार साबित हो रहा था। कार एक नामालूम मंजिल की तरफ रमा दवा थी। 1 मिनट, तभी हामिद तेज़ आवाज़ में बोला, डॉक्टर साहब वो देखें, वो सामने कोई इमारत है शायद। उसकी बात सुनकर डॉक्टर वासिफ ने भी ज़रा गर्दन आगे करके गौर किया। हाँ भाई, कोई इमारत ही है। मेरे ख्याल से मैं कार को उधर ही ले चलता हूँ। बड़ी अच्छी बात है अगर कोई वक्ती पनाहगाह मिल जाए। इमारत की बनावट बता रही थी कि वो कोई रेस्ट हाउस है, और वो रेस्ट हाउस उनके लिए अंधेरे में रोशनी की किरण साबित हुआ था। वैसे हामिद के जहन में ये ख्याल आया था कि इस वक्त डॉक्टर वासिफ की कोई नेकी काम आ गई थी। वो लालची ज़रूर था, लेकिन हामिद जानता था कि किसी इंसानी जान को ख़तरे से निकालने के लिए डॉक्टर वासिफ अपना खून पसीना एक कर देता था। अपनी कार को दरख्तों की आड़ में खड़ी करने के बाद दोनों जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर रेस्ट हाउस के दरवाजे पर पहुँचे। इतनी सी देर में ही दोनों के कपड़े भीग चुके थे। हामिद ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खटखटाया। पहली दस्तक तो खाली ही गई और दूसरी भी। अंदर कोई मौजूद तो है, डॉक्टर वासिफ बड़बड़ाया। वो देखो, अंदर रोशनी दिखाई दे रही है, ज़रा ज़ोर से पीटो दरवाजे को। अब की बार कोशिश और तेज़ हुई और अंदर से खटर पटर की आवाज़ें आईं। जल्द ही एक बूढ़ी सी मर्दाना आवाज़ उनके कानों से टकराई। कौन है? अभी दरवाज़ा खोला नहीं गया था। हम मुसाफिर हैं, डॉक्टर वासिफ ने तेज़ आवाज़ से कहा। बारिश बहुत तेज़ है, हमें बारिश रुकने तक पनाह चाहिए। चोर डाकू तो नहीं हो ना? सवाल किया गया। दोनों ने एक दूसरे की शक्लें देखीं। फिर हामिद बोला, जी नहीं। ठीक है, आवाज़ आई और फिर दरवाज़ा आहिस्ता से खुलता चला गया। उनके सामने सफ़ेद कपड़ों में एक दुबला पतला सा बूढ़ा आदमी खड़ा था। वो फ़ौरन ही बोला, आओ आओ, आ जाओ, अंदर आ जाओ, बहुत तेज़ बारिश है। वो दोनों अंदर आ गए। दरवाज़ा बंद कर देना और यहाँ से आगे आकर बाईं तरफ वाले कमरे में चले जाना। तुम्हारे कपड़े गीले हैं, कपड़े तो नहीं मिल सकेंगे। हाँ, अलबत्ता वहाँ आतिशदान मौजूद है, तुम्हारे गीले कपड़े सुखाने में वो तुम्हारी मदद करेगा। तुम लोग वहाँ जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ये सब बताकर बूढ़ा आगे बढ़ गया। डॉक्टर और उसके असिस्टेंट ने देखा कि यहाँ कई केरोसिन लैंप लगे हुए थे, जिनकी रोशनी अंदरूनी हिस्से को जगमगा रही थी। फिलहाल तो अंधे को 2 आंखें मिल चुकी थीं
उन दोनों ने उसी कमरे की तरफ बढ़ना शुरू किया जिसके बारे में बूढ़े ने बताया था। यहाँ भी केरोसिन लैंप रोशन था और एक कोने में आतिशदान में आग जल रही थी। वाह, मज़ा आ गया, डॉक्टर वासिफ के मुंह से निकला। सर्दी भी महसूस हो रही थी। आओ इधर ही बैठते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, हामिद ने सर हिला दिया। यहाँ एक बड़ा सा पलंग मौजूद था, करीब ही एक मेज़ भी रखी थी। ये बड़े मियाँ कहाँ गायब हो गए? आग के करीब बैठने के बाद डॉक्टर वासिफ बड़बड़ाया। कह तो गए हैं कि तुम लोग बैठो, मैं आता हूँ, हामिद ने याद दिलाया। डॉक्टर वासिफ ने सर हिला दिया। बारिश अब भी ज़ोरों शोर से जारी थी। फिर काफ़ी देर बाद दरवाजे पर कदमों की आहट सुनाई दी। बूढ़ा कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन वो अकेला नहीं था। सफ़ेद ही कपड़ों में उसी की हम उम्र एक बूढ़ी औरत भी उसके साथ थी। दोनों के हाथों में खाने के बर्तन थे। चलो भाई, तुम लोग भूखे होगे, खाना भी खा लो, बूढ़े ने कहा। वासिफ और हामिद बेसाख्ता उठकर खड़े हो गए। अरे, आपने ये तकलीफ़ क्यों की? डॉक्टर वासिफ ने कहा। तकलीफ़ क्या भाई? बूढ़ा मुस्कुराया। तुम लोग तो हमारे मेहमान हो। फिर उन दोनों ने बर्तन मेज़ पर रख दिए। बूढ़ी औरत खाना लगाकर खामोशी से कमरे से बाहर निकल गई। चलो भाई, शुरू हो जाओ, बूढ़े ने उनसे कहा। खाने की बड़ी बेहतरीन खुशबुएं कमरे में फैल रही थीं। आप भी आए ना? डॉक्टर वासिफ ने लुक़मा लेते हुए कहा। नहीं, बूढ़े ने लंबी सांस ली। मेरे नसीब में जो कुछ था मैं खा चुका। क्या मतलब? हामिद चौंका। बूढ़े ने बड़ी संजीदगी से उसे देखा, फिर एकदम ही मुस्कुराकर बोला, मैं पहले खा चुका हूँ और ये खाना तुम लोगों के लिए अभी तैयार किया गया है। ओह अच्छा, हामिद ने सर हिलाया। फिर भी थोड़ा बहुत आप हमारा साथ तो देते, डॉक्टर वासिफ ने कहा। इजाज़त नहीं मिलेगी, बूढ़े ने मायूसी के आलम में सर हिलाया। इजाज़त? किससे नहीं मिलेगी? पेट से, बूढ़ा मुस्कुराया। ये सुनकर वो दोनों खाने में मसरूफ़ हो गए। खाना बेहद लजीज था। दोनों ने डट कर खाया। बूढ़ा उन्हें खामोशी से खाता हुआ देख रहा था। खाना तो बहुत ही ज़बरदस्त था। हामिद ने तारीफ़ की। डॉक्टर वासिफ ने भी उसका साथ दिया। वाकई आंटी के हाथ में तो जादू है। हाँ, ये बात तो मैं भी मानता था, बूढ़े ने जवाब दिया। मानते थे? क्या मतलब है? डॉक्टर वासिफ ने पूछा। भाई, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, बूढ़े ने जवाब दिया। शादी से पहले जब मैं उसके हाथ के बने हुए खाने खाता था तो खूब तारीफ़ें करता था। शादी के बाद फिर कभी तारीफ़ नहीं की। दोनों बेसाख्ता हंस पड़े। ये बताओ, तुम दोनों क्या करते हो? जवाब में डॉक्टर वासिफ ने अपना और हामिद का इंट्रोडक्शन करवाया। बूढ़े के चेहरे पर खुशी के आसार नमदार हो गए। वाह भाई वाह, बूढ़े ने बड़ी खुशी के अंदाज में कहा। हमें किसी माहिर डॉक्टर की ही तलाश थी। अच्छा हुआ तुम मिल गए। ये तो बड़ी अच्छी बात है। आप हुक्म करें, हम हाजिर हैं, डॉक्टर वासिफ ने बड़ी गर्मजोशी से कहा। अच्छा, ये बताओ, अगर कोई किसी हादसे में मर जाए तो तुम उसका इलाज कर सकते हो? उससे दोबारा जिंदगी दिलवा सकते हो? बूढ़े ने अजीब सा सवाल किया। जी? डॉक्टर वासिफ ने हैरत से कहा। मैं आपकी बात नहीं समझा। लेकिन मैंने तो बहुत आसान उर्दू बोली है। बूढ़े के लहजे में भी हैरत थी। मेरा मतलब ये है कि अगर कोई हादसे में मर ही जाए तो उसका इलाज कैसे हो सकता है? मौत का तो कोई भी इलाज नहीं है, क्योंकि मौत कोई मर्ज नहीं है बल्कि कुदरत का अमल है, उसने तफसील बताई। हामिद खामोशी से दोनों की शक्लें देख रहा था। ओ, बूढ़े के चेहरे पर मायूसी छा गई। फिर तो तुमसे बात करना बेकार है, मैं जा रहा हूँ। अब तुम दोनों भी सो जाओ। जाहिर है कि अब इतनी रात गए तुम लोग जाओगे तो नहीं।
इसी पलंग पर लेट रहो, अब सुबह ही वापस जाना, ठीक है ना? जी बिल्कुल, डॉक्टर वासिफ ने जल्दी से सर हिलाया। ये भी आपकी मेहरबानी है। मेहरबानी की तो कोई बात ही नहीं है, बूढ़े ने जवाब दिया। तुम लोग हमारे मेहमान हो। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ, तुम लोग आराम करो। ये कहकर बूढ़ा खाने के खाली बर्तन उठाकर कमरे से निकल गया। डॉक्टर साहब, उसके जाते ही हामिद ने सरगोशी की। मुझे तो डर लग रहा है। उसी वक्त एक जोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी। बहुत ही गजब की बिजली चमकी थी। ये धमाका बादलों की गड़गड़ाहट का था। डॉक्टर वासिफ ने चौंक कर हामिद की शक्ल देखी। वो वाकई में बहुत डरा सा दिखाई दे रहा था। क्यों, डर क्यों लग रहा है तुम्हें? उसने पूछा। आपने बूढ़े की बातों पर गौर किया और फिर कुछ अजीब सा ही एहसास हो रहा है मुझे। मैं इस एहसास को कोई नाम नहीं दे सकता। हामिद के लहजे में उलझन थी। ओह, डॉक्टर वासिफ बेसाख्ता हंसा। तो तुम इसलिए डर रहे हो? देखो, इस उम्र में अक्सर लोग कुछ ऐसी बेमानी सी बातें करने लगते हैं। जब असाब कमज़ोर हो जाते हैं तो 24 घंटे जागने वाला जहन भी कमज़ोर पड़ जाता है। मैं भी उनकी बातें सुन रहा था और मैं जानता था कि ये बेसर पैर की बातें हैं। यही वजह थी कि मैंने उन्हें कुरेदा नहीं, वरना वो किसी किस्म की दास्तान लेकर बैठ जाते। हमें यहाँ सिर्फ ये रात गुजारनी है और बस, इसलिए कोई वहम फैलाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि शायद इस माहौल का तुम पर असर हुआ है। यही वजह है कि तुम डर महसूस कर रहे हो। हर किस्म के हालात को जहन से निकाल दो और लेट जाओ और सोने की कोशिश करो, ओके? हामिद ने समझ जाने वाले अंदाज में सर हिलाया और पलंग पर सो गया। बारिश अब भी जारी थी। दोनों बेखबर होकर सोए थे। सुबह सबसे पहले हामिद की आंख खुली। उसने घड़ी पर नज़र डाली। सुबह के 9 बज रहे थे। जहन सही तरह से बेदार हुआ तो उसे बीती हुई रात के मनाजिर याद आए। साथ ही उसने चारों तरफ देखा और फिर बौखलाकर डॉक्टर वासिफ की तरफ झपटा। वो अभी तक बेखबर सो रहा था। डॉक्टर साहब, हाँ हाँ, वो आंखें मलता हुआ उठ बैठा। हम कहाँ सोए थे डॉक्टर साहब? हामिद ने फौरन ही उससे पूछा। डॉक्टर वासिफ ने चुधियाई हुई आंखों से चारों तरफ देखा, फिर सर हिलाकर बोला, हम यहीं तो सोए थे। जी हाँ, हामिद ने सर हिलाया, लेकिन वो पलंग कहाँ है? हम तो फर्श पर पड़े हैं। अरे वाकई, डॉक्टर वासिफ चौंक उठा। वो दोनों ही नीचे फर्श पर पड़े हुए थे। दोनों ने जल्दी से कमरे में नजरें दौड़ाई। न पलंग था, न वो खाने की टेबल, और आतिशदान भी इस तरह उजड़ा पड़ा था जैसे उसमें परसों से आग न जली हो। ये सब क्या है? डॉक्टर वासिफ के मुंह से निकला। हामिद के चेहरे पर तो हवाइयाँ उड़ रही थीं। हमने रात को ख्वाब देखा था, उसने कहा। 2 इंसान एक साथ एक ही जैसा ख्वाब कैसे देख सकते हैं? डॉक्टर वासिफ ने उसका ख्याल रद्द कर दिया। आओ बड़े मियाँ और उनकी बेगम को देखते हैं। दोनों कमरे से निकल आए और आवाज़ देने लगे, बड़े साहब, बड़े मियाँ। लेकिन सुनता कौन? वहाँ कौन था? वो इमारत तो इस तरह खाली पड़ी थी जैसे उन दोनों के अलावा किसी भी जानदार ने बरसों से यहाँ कदम तक न रखा हो। रात को जो कैरोसिन लैंप जल रहे थे वो तक गायब थे। दोनों सरफिरों की तरह इमारत में चकराकर रह गए। आखिरकार उनके पास एक दूसरे की शक्ल देखने के अलावा कुछ न बचा था। बारिश रात में न जाने किस वक्त थम चुकी थी। वो दोनों आखिर कहाँ गए? और सारा सामान? डॉक्टर वासिफ बड़बड़ाया। जो एहसास मुझे रात में हो रहा था वही इस वक्त भी मुझ पर हावी हो रहा है, हामिद ने परेशान लहजे में कहा। यहाँ से निकलें डॉक्टर साहब। डॉक्टर वासिफ कुछ न बोला। उसके माथे पर सोच की शिकनें पड़ गई थीं। थोड़ी देर बाद वो बोला, यार खाने के बर्तन तक गायब हैं। निकले यहाँ से, हामिद जोर देकर बोला। अब यहाँ मेरा दम घुट रहा है।
हाँ चलो। डॉक्टर वासिफ ने हाँ में सर हिला दिया। उन्होंने दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आए। उनकी कार उसी हालत में खड़ी थी जैसे रात उन्होंने उसे छोड़ा था। बारिश का पानी अभी भी आसपास मौजूद था, लेकिन अब आसमान साफ था और धूप में भी तेज़ी थी। दोनों कार में बैठ गए। डॉक्टर वासिफ ने ड्राइविंग संभाल ली। डॉक्टर वासिफ ने वही रास्ता चूज़ किया, इसलिए कार अब आगे बढ़ रही थी। रात में तुम कह रहे थे कि इस जगह से वाकिफ़ हो? डॉक्टर वासिफ ने उसे याद दिलाया। जी हाँ, उसने जवाब दिया, लेकिन ये इमारत मेरे ज़हन में हरगिज़ नहीं थी, और वैसे भी यहाँ अक्सर इसी टाइप के रोड हैं। तो फिर क्या गाड़ी बैक कर लूँ? नहीं, इसी रोड पर आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर वासिफ ने सर हिला दिया। उन्होंने अभी थोड़ा ही फासला तय किया था कि रोड के किनारे दो मजदूर टाइप के बंदे सामने से आते दिखाई दिए। कुछ सोचकर डॉक्टर वासिफ ने कार की रफ्तार कम कर दी और फिर उनके करीब जाकर ब्रेक लगा दिए। दोनों चौंक से गए। क्या हाल है आप लोगों का? खैरियत है? डॉक्टर वासिफ ने हाँक लगाई। जी बिल्कुल, शुक्र है मालिक का, उन्होंने जवाब दिया। आप लोग यहीं रहते हैं? जी, नीचे के इलाके में बस्ती है हमारी। ओह, फिर तो आप लोगों को मालूम होगा। डॉक्टर वासिफ कार से बाहर निकल आया। हामिद भी दरवाज़ा खोल चुका था। जी पूछें? एक मजदूर ने पूछा। यहाँ से थोड़ी दूर एक इमारत है। डॉक्टर वासिफ ने बात शुरू की। वहाँ हमें एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत। अब वो आपको कहाँ मिलेंगे जनाब? दूसरे मजदूर ने उसकी बात ही काट दी। उनका तो 5 साल पहले इंतकाल हो गया। वो बेचारे इस दुनिया में कहाँ रहे। बहुत नेक मियाँ बीवी थे साहब। पहले मजदूर ने भी लुक्मा दिया। ख़ानदानी लोग थे, बहुत मिलनसार और मेहमान नवाज थे। लेकिन हम तो। हामिद बोलते बोलते रुक गया। उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या बोले। खुद डॉक्टर वासिफ को भी जैसे सांप सूंघ गया हो। रात का मंजर उन दोनों की आंखों के सामने घूम रहा था। अगर ये सच था तो फिर रात वाला वाकया क्या था? अगर वो ख्वाब था तो दो होशमंद इंसान एक जैसा ख्वाब तो देख नहीं सकते। क्यों साहब, क्या हुआ? पहले मजदूर ने तशवीश से पूछा। आप दोनों कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनसे मिलने आए थे आप लोग? ये बताओ कि उनका इंतकाल कैसे हुआ? डॉक्टर वासिफ ने कुछ सोचकर अपनी ज़बान खोली। मजदूर का सवाल उसने नज़रअंदाज कर दिया। एक खौफनाक ट्रैफिक हादसे में दोनों ही दम तोड़ गए थे, उसने बताया। ओह, उन दोनों के मुंह से निकला। बड़े मियाँ ने रात में उन दोनों से जो कुछ कहा था उसका मतलब अब समझ में आ रहा था। उन दोनों के जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई और माथे से ठंडा ठंडा पसीना फूट पड़ा। और साहब, हमारा पूरा इलाका उनकी इज्जत करता था। यही वजह है कि उनके घर पर किसी ने कब्जा नहीं किया। वो घर उनसे ही आबाद था, और अब वो नहीं रहे तो हम लोग दीवारों का क्या करेंगे? क्यों साहब? हाँ, डॉक्टर वासिफ ने चौंक कर कहा। उनकी ज़िंदगी में हम उनसे मिल न सके, लेकिन हम ये बात कसम खाकर कह सकते हैं कि वो लोग वाकई बहुत नेक और मेहमान नवाज थे। क्यों हामिद, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? जी हाँ बिल्कुल, हामिद बौखलाए हुए अंदाज में बोला। मजदूरों ने बड़ी अजीब सी नज़रों से उन्हें देखा, जैसे उन्हें टटोल कर अंदाज़ा कर रहे हों कि वो पागल तो नहीं हैं। फिर डॉक्टर वासिफ और हामिद ने जल्दी से मजदूरों को अलविदा कहा और गाड़ी में आ घुसे। कुछ ही सेकंड में ही कार हवा से बातें करने लगी। डॉक्टर वासिफ ने शायद कभी जिंदगी में इतनी रफ्तार से अपनी कार नहीं चलाई होगी। मजदूर अब भी वहीं खड़े होकर बड़ी हैरत से दूर होती हुई कार को देख रहे थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें
تاکہ آنے والی ہر کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔